हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। यहाँ बोर्ड पर आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है और ये जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसमें हम लोग लास्ट क्लास में ही आपको ये एज अ होमवर्क प्रोवाइड किया गया था। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन डू नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर। दिए हुए इक्वेशन में से कौन इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, मतलब कोई एक करता है और बाकी कोई नहीं करता है। तो इसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखेंगे, जैसे पावर जो होता है, पावर इसका फॉर्मूला हो जाता है वर्क बाय टाइम। पावर का फॉर्मूला हो जाता है वर्क बाय टाइम। तो लिखेंगे इसमें पावर जैसे P बराबर W/T, P बराबर W/T, P फॉर पावर, W फॉर वर्क और T फॉर टाइम। तो पावर P बराबर W/T एंड इसके बाद जैसे जो W होता है जो कि वर्क डन है, इसका एक्सप्रेशन यदि आपको चाहिए तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन लिखते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो डिफाइन करते हैं, दैट इज़ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिखेंगे सिंस V इज इक्वल टू W/Q। तो यहाँ से W इज इक्वल टू VQ। P बराबर W/T, V इज इक्वल टू W/Q और W इज इक्वल टू VQ। तो P बराबर यहाँ पर लिख देंगे VQ/T एंड नाउ यहाँ से P बराबर V इंटू Q/T। P बराबर V इंटू Q/T। आपको बता दें जो Q/T है दैट इज इक्वली I, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो यहाँ से लिख सकते हैं P बराबर V इंटू I। हाँ, ये देखिए, मतलब ये इक्वेशन सही है, ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट वन वो रिप्रेजेंट कर रहा है पावर को। अब सेकंड पे आते हैं। अब जैसे ये P बराबर आ गया VI, सिंस V इज इक्वल टू IR, द वेरी फेमस ओम्स लॉ, V which is representing the potential difference, I which is representing the electric current, R is the resistance। तो V बराबर IR, तो I बराबर V/R। V बराबर IR तो I बराबर V/R। तो P बराबर V इंटू जहाँ I है, I की जगह V/R। तो यहाँ से लिखेंगे P बराबर V इंटू जहाँ I है वहाँ V/R। तो P बराबर V²/R। P बराबर V²/R। इट मीन्स टू से दैट कि सेकेंड इक्वेशन भी सही है, जो सेकेंड इक्वेशन है वो भी एक्यूरेट है। अब कुछ काम करते हैं, जैसे P बराबर है VI और V बराबर IR है। तो यहाँ से हम लोग यदि इस V के जगह खुद से बैठा देते हैं IR इंटू I, तो ये I और I मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड यू विल हैव I²R। तो P बराबर आ जाएगा I²R। मतलब ये इक्वेशन भी करेक्ट है और ये इक्वेशन कुछ भी करने से आएगा नहीं। आप किसी भी प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन कर लीजिए, ये इक्वेशन पावर के लिए वैलिड नहीं होगा। आप यदि चाहें तो एक ट्रिक हम बताते हैं आपको। यदि आपको ऐसे भी चेक करना है तो आप दोनों इक्वेशन को
डायमेंशनली, जैसे यदि ये पावर को बताता है तो पावर का जो डायमेंशन होता है mL2T-3, उसको ये सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर का डायमेंशन है और जो आपको रेसिस्टेंस का डायमेंशन है, दोनों को यदि आप लोग इक्वेट करते हैं तो पावर के बराबर आना चाहिए। आपको यदि मन है तो आप करके देखिएगा, ये उसके बराबर नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। मतलब ये जो है ये इक्वेशन पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बाकी सब कोई कर रहा है, ये इक्वेशन पावर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है इफ ए चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर if a charge flowing through the cross section of a wire can be written as Q बराबर 6T square plus 5T। then the electric current at T बराबर 0 सेकेंड। बहुत ही अजीब क्वेश्चन है, कोई पार्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ ही नहीं है। ओके, ऑप्शंस हैं I बराबर 0 एम्पियर, बी ऑप्शन में I बराबर 3 एम्पियर, ऑप्शन सी है I बराबर 5 एम्पियर, और ऑप्शन डी है I बराबर 20 एम्पियर। इन दीज गिवन ऑप्शंस you just have to find what will be the value of electric current at the initial moment. It means to say that कि 0 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू होगा। इसके लिए हम लोग को डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि यदि चार्ज आपको दिया हुआ है तो I बराबर हम लोग लिख सकते हैं dQ/dt। I जो होता है करंट, उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं हम लोग I बराबर dQ/dt। dQ which is representing the smaller charge, differentiation of charge, and dt is the change in time. तो then d/dt जो Q का वैल्यू है 6T स्क्वायर प्लस 5T, 6T स्क्वायर प्लस 5T, यहाँ से
सेपरेट डिफरेंशिएशन करेंगे। I बराबर d/dt 6t²। 6 कांस्टेंट है बाहर, d/dt इंटू t²। 5 कांस्टेंट है बाहर, dt/dt। अब इसके बाद यहाँ से I इज इक्वल टू 6 और t² का जो डिफरेंशिएशन है वो आएगा 2t। आपको x⁴n का डिफरेंशिएशन पता ही होगा, n x⁴n-1। तो वहाँ से हम लोग यदि t² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दैट्स 2t। 5 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1। तो I इज इक्वल टू 12t प्लस 5। आपको दिया हुआ है टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। I इज इक्वल टू 12 इंटू 0 प्लस 5। 12 इंटू 0 0, 0 प्लस 5। तो यहाँ से करंट I is equal to 5 एम्पियर। इट मीन्स टू से दैट कि ये जो वैल्यू हमारे पास आ रहा है, ये वैल्यू थोड़ा सा स्ट्रेंज है कि यदि चार्ज का कोई पार्टिकुलर एक्सप्रेशन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से, जैसे 6t² प्लस 5t, और 0 सेकंड पे भी यदि चेक किया जाए तो वो 5 एम्पियर करंट को शो करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर। नेक्स्ट में यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या उसी को बोलेंगे रेसिस्टिविटी। SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। क्वेश्चन, हियर इज द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन ओम, सेकेंड ऑप्शन पर ओम, ohm meter, and the fourth option पर ओम पर मीटर। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है और इन अदर लैंग्वेज द रेसिस्टिविटी, उसका क्या SI यूनिट होगा। तो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L/A। R इज इक्वल टू रो
L/A। अब यहाँ से आपको वैल्यू फाइंड करना है रो का। तो देन रो R into A/L, रो इज इक्वल टू R into A/L। हम लोग को इसका यूनिट फाइंड करना है। तो R स्टैंड्स फॉर द रेसिस्टेंस, जिसका यूनिट होगा ओम, एरिया जिसका यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, और लेंथ जिसका यूनिट होगा मीटर। R फॉर रेसिस्टेंस जिसका यूनिट ओम, A फॉर एरिया जिसका मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर। तो यहाँ से जो कैंसल आउट होगा दैट इज़ दिस, एंड ये हो जाएगा ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर होगा। अगला सवाल है कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन द, specific resistance of a wire depends upon the, specific resistance of a wire depends upon, फर्स्ट में लेंथ, सेकेंड में डायमीटर, थर्ड में मास, और फोर्थ में मटेरियल। तो देखिए स्पेसिफिक जो रेसिस्टेंस होता है एक्चुअली that provides the resistance in the form of unit cube। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जब यूनिट क्यूब के फॉर्म में वो रेसिस्टेंस को प्रोवाइड कर रहा है, देन स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ना तो लेंथ पे, ना तो एरिया, डायमीटर, मास, ये सब किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करेगा, और बोल सकते हैं कि जो नेचर ऑफ मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलिए या रेसिस्टिविटी बोलिए, दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, नॉट ऑन द लेंथ, नॉट ऑन द डायमीटर, नॉट ऑन द मास। अब एक क्वेश्चन है कि किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और जंक्शन लॉ टॉपिक है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, या आप इसको बोल सकते हैं कि जंक्शन लॉ
of electricity in accordance of electricity in accordance with law of conservation of ऑप्शंस है मास, एनर्जी, चार्ज, मोमेंटम। फर्स्ट ऑप्शन है मास एनर्जी, थर्ड में है चार्ज एंड फोर्थ में है मोमेंटम। तो इसमें से आपको बताना है कि किरचॉफ्स का जो फर्स्ट रूल है, जो फर्स्ट नियम है, वो आखिर किस लॉ पर बेस्ड है, किस कंजर्वेशन नियम पर बेस्ड है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स का जो फर्स्ट रूल है, जो पहला नियम है, वो बताता है कि ऑल द करेंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इन एन कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट पर जितने भी करंट का मीटिंग होता है, जितने भी करंट मिलते हैं, उन सभी का जो वैल्यू होता है, कंप्लीट वैल्यू समेशन अलजेब्रिक सम, दैट्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है जानने को, इसका कंसीक्वेंस क्या है। तो इसका कंसीक्वेंस है कि टोटल जो इनकमिंग करंट है और जो टोटल आउटगोइंग करंट है, टोटल इनकमिंग करंट and total outgoing current is equal. For a circuit, the total incoming current is equal to total outgoing current. Total incoming current is equal to total outgoing current. यहाँ पे ऐसे लिख देंगे सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। आई को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू 0। डी क्यू बाई डी टी जो है वो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी क्यू बाई डी टी डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज। और यदि यहाँ पर चार्ज का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और वो हम लोग को 0 मिल रहा है, तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो हम लोग ये पढ़े हैं कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन होता है 0। यहाँ पर आपको चार्ज का डिफरेंशिएशन करने पर मिल रहा है 0, तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि यहाँ पे Q का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, चार्ज का वैल्यू कांस्टेंट होगा। और इससे हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, जंक्शन रूल, या इसको पॉइंट रूल भी कहते हैं या करंट रूल भी कहते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी तरीके से किरचॉफ का सेकंड रूल भी आता है, जो कि हम लोग को बताता है कि किरचॉफ सेकंड रूल या सेकंड लॉ, उसका नाम होता है मेश रूल, लूप रूल, या हम लोग उसको बोलते हैं वोल्टेज रूल। तो उसका जो वैल्यू होता है या वो जो कंसीक्वेंस है वो है लॉ ऑफ एनर्जी का। उसका स्टेटमेंट कि
all the EMFs and potential difference across the terminals is always equal to 0. मतलब algebraic sum of all the potential difference और EMF उसका वैल्यू आता है 0. तो किरचॉफ्स का सेकंड रूल बताता है कि दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड जो फर्स्ट रूल है दैट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी का जो क्लास है वो यहीं तक रखेंगे. आगे के क्लास में आप लोग के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, वो है कार्बन कलर कोड. कार्बन कलर कोड जो कि बताता है कि किसी गिवन सिस्टम का हम लोग रेसिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे. तो कार्बन कलर कोड यदि आपको याद रहेगा तो बहुत सारे प्रश्न को बनाने में आपके लिए ईज होगा. कार्बन कलर कोड बाई बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस. ये जो कोडिंग है इसमें स्पेसिफिक कलर्स के बारे में पढ़ के रखिएगा. नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके आगे बताएंगे. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. थैंक यू वेरी मच. बाय.